तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी प्रदेश में लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। वो अस्पतालों में जाकर खुद मरीजों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हर एक विषय की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर हैं। सीएम दोनों ही जिलों में बारी बारी से इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उसके बाद दोनों ही जिलों में गांवों का भ्रमण करते हुए वापस 5:30 बजे के करीब राजधानी लखनऊ वापस लौट आएंगे। सीएम योगी सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद सुबह करीबन 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन पहुंचे हैं, यानी कि अब से थोड़ी देर में सीएम पहुंच जाएंगे सिद्धार्थनगर। इसके बाद इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण हो रहा होगा। उसके बाद करीबन 12 बजे कलेक्ट्रेट में जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। मौजूदा हालातों की जांच की जाएगी। साथ में आपको बता दें, सीएम यहां किसी गांव का भी भ्रमण कर सकते हैं। तो सीएम यहां पर किसी भी गांव का भ्रमण करते हुए ग्रामीणों से उनका हाल भी जानेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बस्ती से, और साथ में इंद्रजीत भी हमारे साथ में मौजूद है। हमारे संवाददाता अजय कुमार का सबसे पहले रुख करेंगे। सिद्धार्थनगर से अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या सीएम पहुंच चुके हैं? अगर पहुंच गए हैं तो क्या कुछ कार्यक्रम अभी तक हो चुका है? जी पूजा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले में आज करेंगे दौरा। सुबह के 10:30 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे पुलिस लाइन। 10:40 से 10:55 तक कोविड इंटीग्रेटेड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। 11 बजे से 12 बजे के तक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 12 बजे से 12:15 तक अधिकारी मीडिया के साथ करेंगे खास बातचीत। 12:15 से 1 बजे के बीच में किसी एक गांव का करेंगे भ्रमण। 1:05 पे बस्ती जिले के लिए होंगे रवाना। बिल्कुल अजय, आपका रुख मैं करती हूँ। इंद्रजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बस्ती कब तक पहुंच जाएंगे सीएम? जी जी, सूबे के मुख्यमंत्री जो है योगीनाथ जी जो है बस्ती के लिए आज दौरे पे आ रहे हैं, जिसमें जो है 1:25 पे वो पुलिस लाइन पे जो है उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और वहां से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बस्ती के विकास भवन है, जहाँ पे वो उनका जो है आना है, दौड़ा है। और यहाँ से वो कोविड सेंटर की जो है वो निरीक्षण करेंगे। मैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूँ तो यहाँ आप देखिए काफी जो है कड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसको लेके जो है उसके बाद यहाँ से वो कोविड सेंटर को निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो है किसी एक गांव का जो हो वहां जाएंगे। जाने के बाद जो है वहां कोविड मरीजों का हालचाल लेंगे। हालचाल लेने के बाद जो है वहां से वो मेडिकल सेंटर जाएंगे, जहां चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों का भी जांच करेंगे, देखभाल करेंगे। देखभाल करने के बाद जो है ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ में बने रहिए। खबरों पर आधी थोड़ी और जानकारी आपसे मैं लूंगी सिद्धार्थनगर से, क्योंकि एक और अहम खबर है। वो खबर क्या है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं सीएम, तो वहीं जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी के उप केंद्र और औदही कला में 20 लोगों को अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। इन सभी को 2 अप्रैल को पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को इन्हें एएनएम और आशा ने दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी। मामले की जानकारी होते ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में डर समा गया है। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्ड पर पहली डोज कोविशील्ड की दर्ज है, जबकि दूसरी डोज के ब्रांड का नाम स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से कहीं भी दर्ज ही नहीं किया गया। पीड़ितों के परिवारजनों का कहना है कि खुद पीड़ित और परिवारजन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में ये वैक्सीनेशन देने वालों पर निर्भर करता है कि वो सही वैक्सीन लगाएं। तो वहीं सीएमओ के आदेश पर अब इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं लगातार। अजय, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है वो ये वाकई भयावह है। सीएम का आज दौरा भी है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पूजा जी, मैं बता देना चाहता हूँ, ये पटनी को सीएससी सेंटर का मामला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की घोर निंदनीय है। मैं जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे, माफ कीजिएगा, सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर हैं और इस दौरान वो तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, बच्चों के वार्ड में भी जाएंगे, गांवों का भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है कि आज सिद्धार्थनगर में सीएम का दौरा है और सिद्धार्थनगर में इतनी बड़ी लापरवाही पेश आई है। 20 लोगों को दूसरी डोज दूसरी बार में लगा दी गई है। पहली बार कोविशील्ड लगाई गई, दूसरी बार कोवैक्सीन लगा दी गई। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर में वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलग अलग डोज लगाए जाने पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलग अलग टीके लगाए जाना भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट उदाहरण है। इससे प्रभावित लोगों को डॉक्टरी निगरानी में रखा जाए। इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर किसका चित्र होगा, इससे संबंधित ट्वीट भी किया है अखिलेश यादव ने। तो ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज के अलग अलग टीके लगाए जाना भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट उदाहरण है। इससे प्रभावित लोगों को डॉक्टरी निगरानी में रखा जाए। इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर आखिरकार किसका चित्र होगा। आप बार बार ये बात समझिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का जिक्र यहां पर क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री का चित्र बना हुआ है। और इसी को लेकर के अगली खबर भी हम आपको बताएंगे जिस पर कांग्रेस महासचिव ने निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर जिम्मेदार कौन का अभियान चला रही है, जिसमें वो सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। इस बार प्रियंका ने केंद्र सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बाहर क्यों भेजी, वैक्सीन उत्पादन में सबसे अव्वल देश वैक्सीनेशन में पिछड़ा क्यों है। प्रियंका गांधी ने जिम्मेदार कौन अभियान के तहत पहले दिन वैक्सीनेशन की धीमी गति के लिए सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि उनकी सरकार पिछले साल ही वैक्सीनेशन के पूरे प्लान तैयार कर लेगी, तब जनवरी 2021 में मात्र 1,60,00,000 वैक्सीनों का ऑर्डर क्यों दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने कहा बस वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, लेकिन लगवाने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी गई है। कई राज्य वैक्सीन की कमी की सूचना दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3,371 पर पहुंचा। तो वहीं 10,540 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है, डिफीट किया है, नॉकआउट किया है। इस दौरान 196 मरीजों की मौत और अब तक कुल 16.77 लाख यानी कि 16,77,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो इनमें से 15,98,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की तेज रफ्तार के चलते रिकवरी रेट में तेजी से सुधार है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 95.01% हो गया है। उधर पॉजिटिविटी रेट में भी अब गिरावट दर्ज की जा रही है, ये महज 1% है। प्रयागराज सहित गंगा किनारे राम नामी चादर में लिपटे कब्रगाह भूले तो नहीं है ना आप। इस भयावह मंजर की तस्वीरें जब वायरल होने लगी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिर जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देंगी। जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। कबीर की कविता प्रयागराज सहित तमाम शहरों पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अब शुद्ध नहीं है प्रयागराज की हवा, अब शुद्ध नहीं है गंगा का आंचल, अब शुद्ध नहीं है गंगा की धाराएं, क्योंकि अब प्रयागराज सहित गंगा के किनारे बसे तमाम शहर मुर्दों का शहर बन गए हैं। यहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, नदी में बहती लाशें, घाटों के किनारे दफनाई लाशें। न जिंदा रहने वालों को जीने का सलीका मिला, न मरने के बाद रीति रिवाज से रुखसती का सम्मान। और ऐसे हाल में तो मोक्ष शब्द ही बेमानी है। खैर, इन तमाम शब्दों से इतर अब मुद्दे की बात समझिए। विषय और सारांश यही है कि शोचनीय दशा है।
सोचनीय दशा है आज ऐसे महकमे की जिसकी सुस्ती और लापरवाह रवैया पूरे सूबे को वैश्विक स्तर पर जलील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नमामि गंगे की इकाई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे शव दफनाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। इसके साथ ही नदियों में शवों को प्रवाहित करने पर भी रोक लगाई गई है। नई दिल्ली स्थित मिशन ने मुख्यालय से पिछले दिनों शवों को दफनाने पर रोक लगाने को लेकर एक पत्र प्रदेश इकाइयों को भेजा है। पत्र में दफनाए गए शवों का निस्तारीकरण करने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें गंगा किनारे शव दफनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और इसकी निगरानी के लिए सुरक्षा बलों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में शवों का प्रवाह भी रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं दाह संस्कार के अलावा शवों के निस्तारण पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार देगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में जुड़ गए। संजीव, जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई प्रयागराज, उन्नाव और तमाम क्षेत्रों से, उन्नाव में तो फ्रांस की मीडिया भी पहुंच गई। अब चेता है महकमा और चेतने के बाद निर्देश जारी हुआ है कि गंगा के किनारे शव दफनाए नहीं जाएंगे। क्या इसके पीछे वजह ये मानी जाए कि सीवेज में जिस तरीके का वायरस डिटेक्ट हुआ था राजधानी लखनऊ में, उसके बाद धीरे धीरे करके सैंपल लेने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, वो डर है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, देखिए पूजा, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लेकिन उस शासन सत्ता को शर्म आनी चाहिए जो जीते जीतो उनको इलाज मुहैया नहीं करा पाए, लेकिन मरने के बाद भी हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार शासन सत्ता कराने में नाकाम रही। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,000 रुपए का सहायता राशि, धनराशि दिया है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन ग्राम प्रधानों की शपथ न होने के बाद उन लोगों को इन 5,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा किनारे या फिर उसकी सहायक नदियों में सबको प्रवाहित करने, गंगा किनारे सबको दफनाने पर पूरी तरीके से रोक होगी। गांवों की निगरानी समिति पूरी तरीके से इस बात की निगरानी करेगी कि कोई भी ग्रामीण जिसकी मौत कोरोना से हुई है या फिर मौत की अन्य वजह है, उनको गंगा किनारे न दफनाया जाए। इसके बावजूद लगातार जो जल सेना है उसको तैनात किया जाएगा, गांवों में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पूरी तरीके से सरकार की किरकिरी के बाद योगी सरकार जागी है। और साफ तौर से आपको बता दूं पूजा, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों से जूम ऐप के माध्यम से बात करेंगे और गांवों में कोरोना को कैसे रोका जाए, शवों का कैसे निस्तारण किया जाए, सहायता राशि कैसे उस परिवार को मिले जिस परिवार के व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, ताकि वो लोग अंतिम संस्कार कर सके। इस पर पूरी जानकारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रधानों से रूबरू होंगे। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से डराने वाली है, भयावह है, लेकिन हम 21वीं सदी में रहने की बात करते हैं और ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल हमें सदियों पीछे ले जाती है पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि नमामि गंगे मिशन का जो मुख्यालय है उसने इनिशिएटिव लिया है और बोला है सीधे सीधे सरकारों को, राज्य सरकारों को, कि गंगा के किनारे शव नहीं दफनाए जाएंगे और नहीं का मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जंग में शक्ति और भक्ति स्थल पर भी लगातार जो है प्रतिबंध देखने को मिल रहा है। ऐसे में मंदिरों में अब भगवान के दर्शन तभी होंगे जब वैक्सीन लगवाकर आप पहुंचेंगे। ऐसी व्यवस्था ब्रज के कई मंदिरों में कर दी गई है। मथुरा, वृंदावन समेत दूसरे जनपदों में मंदिर प्रबंधनों ने ऐसी अपील करी है। एटा के काली मंदिर में इसके पोस्टर लगवा दिए गए। मथुरा के वाटी वाली कुंज में विराजमान राधा कृष्ण के सेवायत सुधाकर आचार्य ने भक्तों से अनुरोध किया है कि बिना वैक्सीन मंदिर आइए नहीं, क्योंकि एंट्री मिलेगी नहीं, भगवान आपसे नहीं रूबरू हो सकते हैं। वैक्सीन लगवा करके ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। ऐसे क्रम में एटा में सुप्रसिद्ध माता काली का भव्य मंदिर है। मंदिर के गेट पर बड़े बड़े पैम्पलेट चस्पा किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब ब्रज में अगर एंट्री लेनी है तो वैक्सीनेशन कंपलसरी हो गया है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं, इस तरह से जैसे कोरोना का कहर चल रहा है उसके दौरान सभी मंदिरों के बाहर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी मंदिर में आएगा तो उसको पहले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज के साथ वैक्सीन की बहुत जरूरत है। वैक्सीन लगवानी जाएगी, उसको लगाकर ही वो अंदर जा सकेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी लॉकडाउन है
और लॉकडाउन में मंदिर बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी मंदिर हैं मथुरा वृंदावन में, उन सभी के बाहर ये सभी को निर्देश, जो आने वाले भक्त हैं श्रद्धालु हैं, उनके लिए साफ ये जो है अपील की गई है कि वह आए तो वैक्सीन लगवा करके आए और साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, तभी वे मंदिर में जा पाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पूरा पालन कराए जाने के ये सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा शासनकाल में सहकारी विभाग में हुई भर्तियों की जांच में एसआईटी को कई चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हुई। एसआईटी को आशंका है कि सभी नियुक्तियों में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई है। साथ ही परीक्षा के लिए कंप्यूटर एजेंसी का चयन भी नियम के विरुद्ध तरीके से किया गया। तो वहीं पता ये भी चला है कि भर्तियों के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल पूरी तरह से मनमानी करता रहा और आयुक्त, निबंधक और सहकारिता से लेकर शासन तक से कोई अंकुश नहीं लगाया गया। हालांकि एसआईटी अभी भी ये नहीं पता लगा पाई है कि सेवा मंडल को किसकी शय पर इतनी छूट मिली थी। मंगलवार को 6 एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी भर्तियों में हुए इस घोटाले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, जिस तरीके से अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं एसआईटी की जांच में, वो वाकई चौंकाने वाले खुलासे हैं। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जितना भी घोटाला है ये समाजवादी पार्टी कार्यकाल में 2012 के बाद से लेकर 2017 के बीच में चरम सीमा पे था। और उस समय जो मंत्री थे वो शिवपाल सिंह यादव सहकारिता मंत्री थे और सहकारिता मंत्री के नाते जितने भी अपॉइंटमेंट थे वो उनके मतलब जानकारी के बगैर नहीं होते थे, ऐसा लोगों का कहना है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एमडी थे, पूर्व एमडी थे ओंकार सिंह यादव, उनके जमाने में जिस तरीके मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल भंडारा घाट निगम के दफ्तर के शीर्ष सामने खड़ा हूँ जहाँ पे सबसे बड़ा घोटाले की बातें आई हुई है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे घोटाले की ये स्थिति थी कि कर्मचारियों के चयन से पहले उनका मतलब पूरा जो सिस्टम था वो ये मतलब पहले से तय हो जाता था। जो एजेंसी है जिसमें नाम आ रहा है, रामचंद्र यादव जिस वक्त चेयरमैन थे, तत्कालीन चेयरमैन, और रामविलास यादव जो एजेंसी के मालिक थे, ये लोग एजेंसी के, ये वो एजेंसी है जो पहले भी ब्लैक लिस्टेड थी। अभी हाल में ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती में भी ये इसी नाम आया। तो आखिरकार ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो एजेंसी पहले से ही इतनी भ्रष्टाचारी थी और डेंटेड थी, ब्लैक लिस्टेड थी, उसको इस सरकार में काम दिया गया। तो ये इतने पहुंच वाले लोग हैं, सरकार कोई भी बने, बिल्कुल। लेकिन और अभी एसआईटी में और भी खुलासे होने बाकी हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इसके पीछे किस रसूखदार का नाम निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर बरेली से है और ये खबर जाननी इसलिए भी जरूरी कि समझ लीजिए कि रसूखदार कितने बेलगाम हो गए। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा चौकी क्षेत्र से जो खबर सामने आई वो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। खाकी के गुरूर में कोई इंसान ऐसी तालिबानी सजा कैसे दे सकता है? असल में 25 वर्षीय रंजीत सोमवार को देर शाम 9:30 बजे मजदूरी के पैसे लेकर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक दुकान के पास चीता पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बगैर मास्क के चलते उनको थाने उठा ले गई। चौकी में चीता मोबाइल पे तैनात सिपाही ने युवक को बंधक बनाया, जमकर पीटा, हाथ पैर पर कीले ठोक दी और हथौड़ी से ठोकी गई। युवक जब इस हाल में एसएसपी दफ्तर न्याय के लिए पहुंचा तो साहब कहते क्या हैं वो भी सुनिए। एसएसपी रोहित सिंह साजवार ने बताया कि युवक की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। युवक पर बिना मास्क के टहलने सहित तमाम धाराएं हैं। उसको हम पकड़ने गए तो वो भाग गया और खुद ही हाथों पैरों में कीले ठोक करके कह रहा है कि पुलिस वाले ने कीले ठोकी हैं। तो ये विषय जांच का है क्योंकि सजा तालिबानी है। तालिबान में तो फिलहाल हम नहीं रह रहे हैं। किसी ने अगर मास्क नहीं लगाया तो उसको प्रेम से समझाइए कि मास्क लगा लीजिए, आपके जीवन के लिए ही जरूरी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।